नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देख लेते हैं यूजीसी नेट 2009 में जो यूजीसी नेट ने पेपर करवाया था 2009 दिसंबर में। हिंदी साहित्य का सेकेंड पेपर हम यहाँ देखेंगे। पहले 3 पेपर होते थे, 2 पेपर विषय की और एक जो कंपलसरी है, अनिवार्य है सभी के लिए, वह करवाया जाता था। तो हम हिंदी साहित्य का सेकेंड पेपर देख लेते हैं। इसके 50 प्रश्न यहाँ हम देखेंगे। इसके अंक जो हैं 2 अंक हैं, नंबर तो 2 ही मिलते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को इन पेपरों के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी इनके उत्तर लगाते जाइए कि कितने आपसे प्रीवियस प्रश्न पत्र हैं, पेपर हैं, उनमें से कितने आपके उत्तर सही हो रहे हैं। और पहले के पेपर में आपके जो अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर होते हैं उनमें क्या चेंजेस हैं, ये भी आप लोग समझिए। मैं तो आपको बताती ही जाऊंगी। तो प्रश्न देखते हैं। पहला है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है साहित्य इतिहास लेखन की विधि? इसका सही उत्तर है अकारादिक्रम। लेखकों का कालक्रम ये विधि है, ये साहित्य इतिहास में लिख चुकी है। रचनाओं का कालक्रम ये विधि का भी प्रयोग हो चुका। परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम ये भी, इसका भी प्रयोग हो चुका है। तो अकारादिक्रम ये जो है साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। दोस्तों साहित्य इतिहास लेखन की विधि का मतलब होता है कि जब भी कोई हिंदी साहित्य में जो पुरानी रचनाओं से संबंधित कई ऐसा छुपी हुई चीज़ों का जो साहित्य इतिहास लिखा है, जैसे उदाहरण के लिए मिश्र बंधुओं ने लिखा, ग्रियर्सन ने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, तो इन्होंने किस अपने साहित्य इतिहास लेखन में किस विधि का प्रयोग किया है, किस विधि के माध्यम से जो है अपने इतिहास लेखन को बढ़ाया है, वह इसमें पूछा गया है। जैसे कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जन्म काल के अनुसार या लेखकों के कालक्रम के अनुसार कि पहले सबसे प्राचीन लेखक कौन थे, उसके बाद के कौन थे, ऐसे लिखा। किसी ने नाम के आधार पर जैसे ABCD यानी कि एक क्रम से लिखा, तो वही यहाँ पर पूछ लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? शब्दानुशासन यह हेमचंद्र का लिखा हुआ है। और खालिक बारी की रचना किसकी है? थर्ड प्रश्न है। तो खालिक बारी खुसरो, अमीर खुसरो की रचना है। सूफी काव्य का उद्देश्य है, क्या है सूफी काव्य का उद्देश्य? देखिए निर्गुण, सगुण, सूफी, प्रेमाख्यान, इन सब का हमें जो है पूरा विस्तार देखना है। दोस्तों इसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सूफी काव्य का जो उद्देश्य क्या है, आपको इसका उत्तर देना है कि सूफी काव्य का उद्देश्य इन तीनों में से कौन सा है, चारों में से। प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। 5वां प्रश्न है, रीति मुक्त कवि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है जसवंत, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ये क्या है? ये रीति मुक्त कवि हैं। इन्होंने किसी बंधन में रह कर के रचनाएं नहीं लिखी, मुक्त भाव से रचनाएं लिखी हैं। जो परंपराएं थीं रीति काल में, उन परंपराओं को न मान करके अपने हिसाब से इन्होंने रचनाएं लिखी, तो इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया है। जूही की कली कविता के कवि हैं। तो इसका 6वें का सही उत्तर है निराला, बी सही है। अगला प्रश्न है, हालाबाद के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हालाबाद का एक और नाम क्या है? हालाबाद का एक और नाम है मदराबाद। 8वां प्रश्न है, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। 8 का ए सही है। 9 का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका सी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। और 10वां प्रश्न है, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, तो किसका होता है? इसका सही उत्तर है ए, हिंदी का शासकीय रूप प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप, हिंदी का शुद्ध
व्याकरणिक रूप। तो जैसे सी और डी है तो इनमें आप लोग भ्रमित नहीं होना है। हमें देखिए, जब भी संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे अखबार पेपर हुए और न्यूज़ वगैरह हैं जो हमें मिलते रहते हैं, कंप्यूटर को भी मान लें, तो जब कभी भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लगभग रोज़ ही पढ़ते हैं, कहीं से भी हम न्यूज़ यदि पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हिंदी से संबंधित कई अशुद्धियाँ मिलती हैं। तो इन संचार माध्यमों में हिंदी का शासकीय जो शासन के द्वारा हिंदी प्रचलित है उसी रूप का प्रयोग होता है। तो 10 का ए सही है। संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका सही उत्तर है संचारी भाव कितने हैं? 33 है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सी 12 का जैक देरिदा। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरिक विचारणी सभा की स्थापना वर्ष है तो 1893। 14 का ए सही है। शिव शंभू की चिट्ठी बालमुकुंद गुप्त, इसके लेखक बी सही है। 15 का बी सही है। 16 का प्रश्न है 16वां, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कहा था कि हाथी से लेकर चींटी तक जो उर्मिला की कवियों की उर्मिला के प्रति जो उदासीनता थी, यानी कि रचनाओं में कहीं ना कहीं उर्मिला को कभी कहीं भी स्थान नहीं दिया, तो उसी के संबंध में उन्होंने ये निबंध लिखा था और ये कहा भी था। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन होता है? तो इसका सही यह पंक्ति जो है प्रसाद के किस नाटक की है? अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। पंक्ति प्रसाद के किस नाटक की है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त नाटक की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ये हमें विशेष रूप से याद रखना है कि हिंदी में अर्ध स्वर कौन कौन से हैं। तो या अर्ध स्वर है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी। और ये तीनों जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। और इसको आप लोग कैसे याद रखना है? ए बी सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी हैं? ए बी सी। ऐसे हमें याद रखने हैं ए बी सी। अगला प्रश्न है, बोली का लघुत्तम रूप है। तो क्या है बोली का लघुत्तम रूप? इसका सही उत्तर है वर्ण। देखिए, लघुत्तम का मतलब होता है बोली की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा रूप कौन सा है? तो वर्ण है। वर्ण का फिर हम उसका विभाजन, उसका और छोटा रूप नहीं बना सकते हैं। तो चाहे बोली हो, भाषा हो, व्याकरण हो, इसकी सबसे छोटी सबसे लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण। वर्ण वही है स्वर और व्यंजन, छोटा बड़ा। अब यहाँ पर आ जाते हैं 21वां प्रश्न है तो स्थापना, तर्क स्थापना के प्रश्न है। तो स्थापना में क्या है? नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। और तर्क है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है 21 का। देखिए, ये तर्क स्थापना के जो प्रश्न हैं ये रिवाइज हो जाते हैं, तो आप लोग इनको विशेष रूप से पढ़िए और सबसे पहले तो स्वयं ही इनका उत्तर लगाने की कोशिश करिए। यदि ना बने तो फिर आप इसमें देखिए। तो 21 का सही उत्तर क्या है? डी, ये गलत, आर सही। अगला प्रश्न है 22वां, तर्क स्थापना ही है। व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। तर्क क्या है? आर, अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। तो 22 का सही उत्तर है। आप लोग भी लगाइए, देखिए पॉज करके लगाते जाइए तो उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 22 का सही है ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, स्थापना है। सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। और तर्क क्या है? शासन प्रजा के हित में समर्पित होता है। तो 23 का सही उत्तर क्या है? बी में क्या दिया गया है? ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है। तर्क है
आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित हैं। तो 24 का सही उत्तर है, इसका राइट आंसर है बी 24 का ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है 25वां, बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। तर्क है क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। तो 25 का सही उत्तर है सी ए और आर दोनों सही है। 26वां प्रश्न है स्थापना है, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। तर्क है क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता है। तो 26 का सही उत्तर है डी ए और आर दोनों सही हैं। दोस्तों अब ये आप लोग बताइए कि आपको और किस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करके बताऊं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स फ़िलहाल में मुझे वैसा नहीं मिल रहा है जैसा मुझे चाहिए। 27वां प्रश्न है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल को ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। तर्क है क्योंकि इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है। तो 27 का जो सही उत्तर है ये सही है, ये सही आर गलत है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। कहने का मतलब है कि जो कविता लिखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर स्वार्थ का भाव ना हो करके जब वह कविता लिखते हैं तो वह लोक की सामान्य भावभूमि यानी कि उनके अंदर क्या भाव व्यक्त हो रहे हैं उन्हीं को अधिकांशतः कविता में व्यक्त करते हैं। 28वां प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें आलोचकों का अनुक्रम रखना है कि कौन पहले कौन बाद के, यानी कि जन्म के अनुसार ही हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो सी इसका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नरेंद्र दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। 28 का सी सही है। 29 का प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। दोस्तों यहाँ पर पत्रिकाएँ दी हुई हैं, तो इसका सही उत्तर है बी कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु और हंस। बी इसका सही उत्तर है। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है। 30 का देखिए यहाँ भी हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। दुलाई वाली, बंग महिला की, आंधी, पाजेब, यारों की यार। 31वां प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये निबंध संग्रह दिए हुए हैं और इसका हमें सही अनुक्रम बताना है कि सबसे पहले निबंध कौन सा है, फिर उसके बाद के निबंध। तो इसका सही अनुक्रम है 31 का सही है डी शिव शंभू की चिट्ठी, आत्माराम की टेंटें, श्रृंखला की कड़ियाँ और विषाद योग। 31 का डी सही है। 32 का कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर उपन्यास दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है 32 का बी भूतनाथ, कब तक पुकारूं, यार डूबते मस्तूल और अंतिम अरण्य। बी इसका सही उत्तर है। 33 है, इनमें से कौन सा युग में संगत है। 33 का इनमें से कौन सा युग में संगत है। तो 33 का सही उत्तर है ए बीसल देव रासो, नरपति नाल। ये सही है, बाकी तीनों सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग में संगत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 34 का जो है डी कबीरा खड़ा बाजार में, लक्ष्मी नारायण लाल। ये असंगत है, बाकी तीनों जो है संगत हैं। कौन सा युग में संगत है। तो 35 का सही उत्तर है। 35 का राइट आंसर है ए कौन तुम मेरे हृदय में, महादेवी वर्मा। ये युग में जो है संगत है, बाकी ये तीनों जो है असंगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी और कहानीकारों को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक कहानी दी हुई है और आपको सुमेलित करना है।
तो 36 का सही उत्तर क्या है? देखिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप लोग स्वयं ही सुमेलित कीजिए। मैं इसको उत्तर बता देती हूँ। 36 का सही उत्तर है सी। 36 का राइट आंसर है सी। निम्नलिखित काव्य कृतियों एवं तथा कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कृतियाँ दी हुई हैं और यहाँ पर लेखक दिए हुए हैं। तो ये रचनाएं हैं, ये लेखक हैं, आपको मेल मिलाना है इनका कि कौन सी किसकी है। तो इसका सही उत्तर है 37 का राइट आंसर है ये, इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं और उनकी रचनाकार है नीचे, तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही है। 38 का राइट आंसर है बी। ये सुमेलित आपको ही करना है। और 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए रेखा चित्र जितने भी हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेखा चित्र हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं और इनके जो लेखक हैं समक्ष इनके। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही राइट आंसर है बी। 39 का बी। 40 का क्या है? निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ये आत्मकथाएं दी हुई हैं। अब देखिए ये सभी आत्मकथाएं हैं, ये हमें याद रखना है। अन्या से अनन्या, बसेरे से दूर, जूठन, एक कहानी, यह भी। तो 40 का सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को संपादक के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पत्रिकाएं दी हुई हैं और इसका सही उत्तर है 41 का राइट आंसर है ए। अगर 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं और यहाँ इनके पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 42 का राइट आंसर है डी। निम्नलिखित पात्रों को नाट्यकृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर चंद्रगुप्त, आधेय-अधूरे, कोणार्क, कंधयुग, महेंद्रनाथ, प्रपंच बुद्धि, चाणक्य, अश्वत्थामा, विशु। इसको हमें सही लगाना है सुमेलित के रूप में। तो 43 का सही उत्तर क्या है? बी। अगला प्रश्न है 44वां, निम्नांकित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नाटक दिए हैं, नाटककार दिए हैं। तो 44 का सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। देखिए ये बाद दिए हुए हैं, ये तो पेपर में हर साल ही पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्रीय जो हैं संस्कृत आचार्य हैं। तो इसका सही उत्तर है 45 का राइट आंसर है ए। ये इसका सही है। बाकी सुमेलित आप लोग ही कर लीजिए दोस्तों। यदि आप लोग प्रयास करेंगे इस प्रकार से तो निश्चित है कि आप नेट जेआरएफ जो आपका लक्ष्य है वो आप क्वालिफाई करेंगे। और इसी तरह से आप लोग प्रश्न उत्तर रिवाइज करिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम देख लेते हैं, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 46 से 50 तक निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के दिए हुए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। अब देखिए यहाँ पर ये अवतरण है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि और पॉज करके आपको पढ़ना भी है और इसके सही उत्तर भी लगाना है। अब आता है यहाँ पर 46वां प्रश्न है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ये इसका उत्तर मैं बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अपने मन से लगाइए तो काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको ये भी अंदाज़ा चल जाएगा कि अवतरण में से आपके कितने प्रश्न उत्तर जो हैं सही होते हैं। तो इसका ए सही है 46 का। 47 का है, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है? तो 47 का सही उत्तर है बी।
48वां प्रश्न है, विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग किया है? तो 48 का सही उत्तर क्या है? डी। क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित हैं? तो 49 का जो है क्या है? सी। नहीं, अधिकांश पुरातन मूल्यों ही संशोधित रूप में रहे हैं। और 50वां प्रश्न है, उपर्युक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दें। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, उपर्युक्त और उपयुक्त। तो क्या मतलब होता है? कभी कभी देखिए हम उपर्युक्त का प्रयोग करते हैं, कभी कभी उपयुक्त का, तो इनका आप लोगों को मतलब समझना है। फिलहाल में हमें गद्य अवतरण का शीर्षक देना है, तो 50 का सही क्या होगा? ए, विज्ञान का महत्व। इस प्रकार से दिसंबर 2009 का जो अपना UGC नेट हिंदी साहित्य का सेकेंड पेपर था वो पूरा हो चुका है। और आप लोग इनको देखिए, पढ़िए और इससे लाभ लीजिए। और आपको यदि विस्तार पूर्वक देखिए, अभी क्योंकि 50 प्रश्न हुए अपने कंप्लीट, तो वीडियो काफ़ी और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर भी आपको जो डेली के मैं रोज़ ही लगभग प्रतिदिन वीडियो डालती हूँ, तो उसमें कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन बताती हूँ। तो दोस्तों आप बने रहें चैनल पर, और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप कमेंट में लिखिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार से आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप इस प्रकार से पढ़ाइए, तो मैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई मन लगा कर करिए, क्योंकि अब पेपर होंगे ही होंगे। 2-4 दिन में ही डिसीजन एक पूरा आज आ जाएगा कि मतलब पेपर होने हैं, कब तक होंगे और किस प्रकार से होंगे। तो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी करिए, टेंशन फ्री हो करके, खुश रह करके। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।